नए भारत के लिए जातीय समीकरण जरूरी था। आप क्यों नहीं समझ पाए इसको, या आप समझना नहीं चाहती हैं? 50 सेकंड। आमिष जी, नए भारत के लिए और पुराने भारत के लिए, दोनों के लिए जातिगत समीकरण तब जरूरी है या तब जरूरी रहेगा जब बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हम बात कर पाएंगे। यूपीए ने भी एक जातीय जनगणना की थी। आप बताइए कि यूपीए की जातीय जनगणना के फाइंडिंग्स आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया उसको? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर वो सार्वजनिक किया जाता तो आज का जो डेटा आया है उसके साथ हम बैठ करके एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, खास करके बिहार पर चूंकि बात हो रही है, तो ये पिछले 33 सालों से जो बिहार पर शासन कर रहे हैं वो किस विचारधारा के लोग शासन कर रहे हैं? ये उसी धड़े के लोग हैं ना जिन्होंने समाजवाद का परचम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुलंद किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2005 में जब पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, तो आज उनको क्या जरूरत आन पड़ी है? 50 सेकंड आपके पूरे हुए, आगे आपको मैं मौका दूंगा। मैं रुक करता हूं रोहित अग्रवाल। मतलब नए भारत के अंदर सियासी समीकरण बनाने के लिए समाज को बांटना जरूरी हो गया है। 50 सेकंड, रोहित अग्रवाल। देखिए अमीश जी यहाँ पे समाज को बांटने ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अब आपके समाज की अगर हिस्सेदारी बिहार के अंदर 3.5% है और उसके अंदर जो और हिस्सेदारी की अगर आप बात करिए तो 50% से ज़्यादा है, तो क्या ये सही है? क्या आप इस चीज़ को मोहर लगाएंगे कि हाँ मेरे समाज का जो लोग हैं वहाँ पे वो 3.5% हैं, लेकिन वहाँ पे 50% से ज़्यादा ब्राह्मण अगर वहाँ पे अधिकारी हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। और अभी मुझसे पहले पैनलिस्ट कह रही थी कि बिहार के अंदर समाजवादियों की सरकार थी। बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार चली है लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी जिसने कि कांग्रेस के डेटा को जातिगत जो जनगणना हुई थी 2011 में, 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना 2021 तक, तो ये कभी भी उसको घोषित कर सकते थे। ठीक है, 2021 में इन्होंने मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं 50 सेकंड, अगले 50 सेकंड का मेरे साथ देखिए 50 सेकंड कंप्लीट होते हैं ऑडियो डाउन हो जाता है अपने आप। ओके, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आपको लगता है ये जो खेल खेला गया है, इस खेल का नुकसान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? क्योंकि जातीय समीकरण अगर बनेंगे तो वो बीजेपी को ध्वस्त कर सकते हैं पॉलिटिकली। ऐसा कई पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि बीजेपी का खेल अब बिगड़ जाएगा बिहार में और यूपी में। नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल इससे कोई और अंगगणित, राजनीतिक अंगगणित बिगड़ने वाला है। देखिए, इतनी बात तो तय है कि जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो भारत में उसी प्रकार की बात कर रहे हैं जैसे विभाजन से पहले जिन्ना की भाषा हुआ करती थी। जिन्ना ने जिस प्रकार के हिंदू और मुसलमानों में समाज को बांटा, वही बात आज के दिन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के चीज़ें कर रही हैं। दूसरी बात, क्या मैं जानना चाहूँगा कि 14% यादवों की जनसंख्या है और 29% कैबिनेट मंत्री उसके यादवों की है। क्या लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी उनको हटाएगी? हटा करके जो बाकी है, मल्लाह है, मुहसहर है, उनको मंत्री बनाएगी? क्या प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो है उनमें भी उनके बराबर? 50 सेकंड हो गए, समाप्त करता हूं, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ जेएम शहीन है। 50 सेकंड। शहीन साहब, आपके जेडीयू के आप नेता है, ये खेल क्यों खेला? क्योंकि बीते कई दशकों से आपकी सरकार है बिहार के अंदर। दलित 2007 में करा नीतीश कुमार ने, तब भी वो दलितों का भला नहीं कर पाए थे क्या? और अब 2023 में हर युवा को उसकी जात बचाकर क्या हासिल करना चाहते हैं नीतीश बाबू? 50 सेकंड, जेएम शहीन। देवगन जी मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है। देखिए, ये जो जाति जनगणना का सवाल है, ये तो पहले से मुद्दा था हमारा और हमने पहले से कहा था। और जहां तक SC ST का सवाल है, जो पिछड़ा वर्ग है उनका सवाल है, क्या देश ये नहीं चाहता कि उनको मदद की जाए, उनको सामने आगे हेल्प किया जाए, उनको आगे लाया जाए? हमेशा जब भी कोई अच्छा काम होता है
तब बीजेपी को तकलीफ होता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी को वो हुआ, ये हुआ। भाई देखिए, बीजेपी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, उसमें जो है आम जो बिहार के लोग हैं उनके हित के लिए मुबारकबाद। जैसे आज सीएम साहब, मुबारकबाद आप कह रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए मुबारकबाद है। पप्पू यादव मेरे साथ इस समय जुड़े हुए। पप्पू यादव, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। पप्पू यादव, जातीय जनगणना को लेकर जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, 50 सेकंड आपके हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है, इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बिहार की सरकार जनता में भ्रम फैलाना चाहती है। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। क्या जात पात में आप पूरे प्रदेश को बांट रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, समय काल पात के अनुसार अभी ऊंची जात को आरक्षण की आवश्यकता थी। पूरे देश में हम लोग लड़के निकले, आरक्षण को दिया कि नहीं। आप समय समय पर आप आगे बढ़ाने के लिए किसी भी चीजों को आप उठा करके देखिए। जब आप हिंदू मुसलमान करते हैं कोई भी चीज, इस पे मत जाइए। सवाल जाति जनगणना क्यों? जाति जनगणना का मतलब, जैसे आरक्षण मंडल कमीशन आए तो समाज में जो शैक्षणिक और सामाजिक आधार था उसको ला करके आगे बढ़ाने की बात आई। अब जब हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल स्थिति, जब देश के पीएम कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 92%, और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से, चाहे वो जोला हो, शर्मा हो, ततमा हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, मला हो, केवट हो, मुसहर हो, पासी हो, पासवान हो, राम हो, जो अत्यंत पिछड़ा, चाहे मुस्लिम में जो अत्यंत पिछड़ी जाति गरीब में आता है, आप ऐसे वर्ग जो आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी 5 किलो अनाज के लिए तरसता है, 6,000 रुपया के लिए तरसता है। भूमिहीन हिंदुस्तान में दलित, एसटी, एससी 70% है। घास की रोटी आदिवासी खाता है। 9.5 करोड़। नहीं तो ये जातिगत जनगणना कराने के बाद घास की रोटी खाना बंद हो जाएगा? मेरा सवाल ये है, दलित और महादलित करा था, क्या सब कुछ समाप्त हो गया था? मेरा डॉक्टर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता। सवाल यही है मेरा। जी एक सेकंड जवाब। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी देंगे। डॉक्टर अजय आलोक, जवाब आपका। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, हमारी बात अमिश, ऐसा है कि सबसे पहली बात अजय जी के बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं। हमसे 1 मिनट सुन लीजिए, 1 सेकेंड। मेरा सिर्फ कहना है रमेश भाई, इसमें किसी जाति को ना तो तकलीफ पहुंचाना है। मैं ओबीसी में भी जो यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, इन वर्गों को, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, एसटी, एससी, जो समाज में जो निचले तबके पर है, उनको कैसे आर्थिक रूप से, जो इसके हम कैसे समझेंगे? एक डॉक्टर कैसे मेरा इलाज करेगा जब तक हम जांच नहीं होगा? तो जांच कैसे होगा? जैसे हम स्टेटस की बात करते हैं, दलित में भी तो दलित में भी महादलित कर दिया, महादलित में भी कई जातों में बांट दिया। पॉइंट ये है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के इलाज के लिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर के इलाज के लिए जांच होना जरूरी है। तो ये जांच करा है, अभी इलाज करेंगे, तो इलाज से बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्या आपको डॉक्टर अजय आलोक एक सेकंड, पप्पू यादव जी 1 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, क्या बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है? डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है? डॉक्टर अजय आलोक, लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके प्रोफेसर आगी, क्या बीजेपी को जमीन खिसकती हुई दिख रही है? उन्हें लग रहा है कि इससे दिक्कत हो जाएगी? प्रोफेसर आगी, देखिए अमीश जी, 2014 से पहले आज़ाद भारत एक आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर था और 2014 में नरेंद्र मोदी ने उस आंशिक इस्लामीकरण की रफ्तार को तोड़ा और हिंदुत्व राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं, ये तो हिंदुओं में, जातियों में बटा हुआ समाज है। मुझे